हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सीएस प्रोफेशनल एसएमसीएफ के अमेंडमेंट्स मैं करवाने वाला हूं, ठीक है, फॉर जून 25 एग्जामिनेशंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 1 जून 2024 से लेके 30 नवंबर 2024 ये आपका विंडो है, रेलेवेंट टाइम फ्रेम है जो अमेंडमेंट्स 6 महीने के आपको कवर करने हैं। पिछले अमेंडमेंट्स भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है, सारे अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं, पुराने भी। अब वो एग्जाम के हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, सर्कुलर्स और बाकी जो लॉ बेस्ड अमेंडमेंट्स हैं वो तो आपने ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़े ही होंगे। इसीलिए हमेशा रीसेंट जो 6 मंथ्स होते हैं उन्हीं के अमेंडमेंट्स अलग से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो अमेंडमेंट कुछ खास है नहीं, बट अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आए थे लास्ट अटेम्प्ट में। दिसंबर 24 में अमेंडमेंट पे 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मेरी इसलिए इच्छा है कि हम पूरा कवर करें अच्छे से। तो पूरा ओवरव्यू जब मैंने किया, मुझे दिखा कि यार मेजर अमेंडमेंट, जो मेन अमेंडमेंट है एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होती है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है 4-5 मार्क का क्वेश्चन, वो एक में से ही बन रहा है, ठीक है। तो हम पहले उसी से शुरुआत करेंगे। लेसन 13 जो है आपका आईएफएससी में अच्छा खासा अमेंडमेंट है, और उस पर मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो इसलिए हम वहीं से पहले शुरुआत करेंगे। इस पार्ट में, इस वीडियो में हम ये सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट है यही पढ़ेंगे। बाकी अमेंडमेंट्स भी हैं पर कुछ खास नहीं है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेलिटी के लिए पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट आने के चांसेस मेरे हिसाब से आईएफएससी में ज्यादा हैं। चलो आ जाओ। आईएफएससी तो आईएफएससी लिस्टिंग रेगुलेशंस 2024, ये टॉपिक जो है ये अमेंड हुआ है, पूरा नया मतलब रिप्लेस हुआ है। पहले जो गाइडलाइंस थे वो 2021 के थे, अभी वो 2024 के हैं, ठीक है, पूरा रिप्लेस हुआ है। न्यू लिस्टिंग रेगुलेशंस आप इनको कह सकते हो, आईएफएससी लिस्टिंग रेगुलेशंस 2024। अब ये देखा जाए तो आपके नॉर्मल जो है आईएफएससी आप ये सब पढ़ चुके हो, ये सब मैं इसमें नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, वो सब आपको आता होगा। तो फॉर क्लैरिटी पर्पस आप जो आईसीडीआर पढ़ते हो, एलओडीआर पढ़ते हो, और आप जो आईएलएनसीएस पढ़ते हो, ये तीनों के बराबर ये सारे गाइडलाइंस होते हैं लिस्टिंग रेगुलेशन कि उसके फंड रेजिंग के क्या गाइडलाइंस हैं, फिर उसको लिस्टिंग के क्या गाइडलाइंस हैं, फॉर इक्विटी, फॉर डेट, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। जो नॉर्मल इंडिया के रेगुलेशंस हैं वो अलग अलग हैं। आईसीडीआर जैसे आप पढ़ते हो, इक्विटी और जो कन्वर्टेबल डेट है वो आईसीडीआर में कवर होता है। फिर जो प्योर डेट होते हैं वो आईएलएनसीएस में कवर होते हैं, एनसीआरपीएस उसमें कवर हो जाता है, और भी जो 4-5 सिक्योरिटीज होती हैं वो आईएलएनसीएस में कवर्ड है, और एलओडीआर पूरा लिस्टिंग एक जगह है। तो ये पूरा उसके बराबर है। तो आईएफएससी में कैसे फंड रेज होगा, आईएफएससी में फंड रेज होगा तो लिस्टिंग कैसे होगी, और क्या क्या सिक्योरिटीज के थ्रू फंड्स रेज किए जा सकते हैं और उसको लिस्ट कराया जा सकता है, और कौन कौन आके फंड रेज कर सकता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले, ठीक है। तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए। लेट्स स्टार्ट। आईएफएससी लिस्टिंग रेगुलेशन 2024 प्रोवाइडिंग अ यूनिफाइड, ठीक है, यूनिफाइड, इसलिए मैंने आपको सब बताया बैकग्राउंड, ये है यूनिफाइड। मल्टीपल जो रेगुलेशंस में आप नॉर्मली पढ़ते हो वो सारे टाइप के प्रोविजंस इन्होंने एक में ही दिए हुए हैं, ठीक है, एक में ही सब कुछ है। यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर परमिटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। आ जाओ। तो लिस्टिंग किसकी किसकी की जा सकती है, जैसे आप एलओडीआर में पढ़ते हो, एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर लिस्टिंग, वैसा ही है। आ जाओ। तो क्या क्या लिस्ट कराया जा सकता है। सबसे पहला होता है आईपीओ, ठीक है, आप अनलिस्टेड हो, आप आईपीओ ला सकते हो, किसका, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का, सेम जैसे हम पढ़ते हैं।
तो आईपीओ करके आप लिस्टिंग कर सकते हो। आप अभी अनलिस्टेड हो, आईपीओ करके लिस्ट कर सकते हो। फिर आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, एक बार आप ऑलरेडी आईपीओ कर चुके हो, लिस्ट कर चुके हो, फिर आप एफपीओ कर सकते हो, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हो आईसीडीआर में। फिर आईपीओ कर सकते हो ऑफ बाय एसपीएसी, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हो, एसपीएसी स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, वो भी आईपीओ ला सकती है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का। फिर एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज है वो राइट इशू कर सकती हैं, प्रेफरेंशियल इशू कर सकती हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी कर सकती हैं, सारे हम नॉर्मल रेगुलेशंस में भी पढ़ चुके हैं। फिर आप डीआर इशू कर सकते हो, आप डेट इशू कर सकते हो, सेकेंडरी लिस्टिंग एक जो नया कंसेप्ट होता है वो भी यहां पे है, ठीक है, कि आप ऑलरेडी कहीं लिस्टेड हो, आप सपोज बीएससी में लिस्टेड हो, आप लिस्टेड हो लेकिन बीएससी पे ही लिस्टेड हो, अब आपको सिर्फ एनएससी पे लिस्ट होना है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी लिस्टिंग। मतलब आप ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी हो, सिर्फ आप एक और एक्सचेंज पे सिर्फ लिस्ट करना चाहते हो, वो भी परमिसिबल है, और आईएफएससी में भी वो परमिसिबल है, उसको कहते हैं सेकेंडरी लिस्टिंग। नाम भी बहुत लॉजिकल है, सेकेंडरी लिस्टिंग, क्योंकि आप प्राइमरी ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे, ऑलरेडी एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, ठीक है, सिर्फ सेकेंडरी लिस्टिंग आप कर रहे हो जिसमें रिस्क नहीं होता। फिर है जो नई चीजें भी ऐड हुई हैं वो है लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एज परमिटेड बाय आईएफएससीए। तो ये पूरा आपका डोमेन है, ये सारी चीजें करके आप जो भी सिक्योरिटीज ये आप करोगे, फंड रेज करोगे, उसको फिर आपको लिस्ट करना है, ठीक है। आईपीओ, एफपीओ, आईपीओ बाय एसपीएसी, फिर आपका जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो और फंड कैसे रेज करती हैं, राइट इशू, एफपीओ, प्रेफरेंशियल इशू या क्यूआईपी, ठीक है, सब नॉर्मल है जो आप पढ़ते हो नॉर्मल इंडिया के रेगुलेशंस में जैसे हम पढ़ते हैं। फिर आप डीआर इशू कर सकते हो, ठीक है, फिर आप डेट सिक्योरिटीज इशू करके लिस्ट कर सकते हो, फिर आप कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और अदर जो भी सिमिलर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप इशू कर सकते हो, और एक अलग से जो पॉइंट है वो है सेकेंडरी लिस्टिंग, ठीक है। तो ये सारे तरीके से आप फंड रेज करके लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब एक कौन फंड्स रेज कर सकता है, तो इन इफेक्ट देखा जाए तो कोई भी पैसा रेज कर सकता है। तो आईएफएससी का जो पूरा लॉ है जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें डिविजन्स है कि भाई आईएफएससी क्या है, एक अलग लीगल, अलग एक जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, अपने आप में एक अलग जुरिस्डिक्शन है जो इंडिया से अलग है। तो आईएफएससी जब आप पढ़ते हो तो आपको पता ही है, एक आईएफएससी अलग से एक जगह है, अलग से एक जुरिस्डिक्शन है, इंडिया एक अलग जुरिस्डिक्शन है, और इंडिया और आईएफएससी छोड़ के बाकी जो कंट्रीज हैं उसको आप कहेंगे फॉरेन जुरिस्डिक्शंस, ठीक है। ऐसे तीन ही चीजें होती हैं, तीनों इस लिस्ट में है, तीनों इस लिस्ट में, मतलब कोई भी आईएफएससी में आके पैसा रेज कर सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब ओपन है। फॉलोइंग एंटिटीज वुड बी एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन आईएफएससी, ठीक है। कौन? पहला है कंपनी जो पैदा ही यहां हुई है, इनकॉर्पोरेटेड इन आईएफएससी, आईएफएससी में जो कंपनी बनी है वो आईएफएससी में पैसा रेज करके लिस्ट कर सकती है। फिर जो कंपनी इंडिया में बनी है, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनीज एक्ट में बनी है, वो भी इंडिया आके पैसा रेज करके अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट कर सकती है। और फिर है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन जुरिस्डिक्शन। क्या है फॉरेन जुरिस्डिक्शन? आईएफएससी और इंडिया छोड़ के जो बाकी सारे कंट्रीज हैं उनको कहते हैं फॉरेन जुरिस्डिक्शन, तो वो भी अलाउड है। समझ रहे? मतलब सीधे ओपन भी लिख सकते थे ना भाई, सारे लोग अलाउड है, पर उन्होंने कैटेगरीज बना के तीनों का नाम लिख दिया है कि आईएफएससी में जो बना है वो भी आ सकता है, इंडिया में जो बना है वो भी आ सकता है, और जो और कहीं फॉरेन में बना होगा इन दोनों कंट्रीज को छोड़ के, इन दोनों जुरिस्डिक्शंस को छोड़ के, वो भी आ सकता है, ठीक है। मतलब सब लोग अलाउड है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ डेट, ठीक है, सिर्फ डेट के लिए कुछ और एक्स्ट्रा रूल्स दिए हुए हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज फॉलोइंग एंटिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है, कुछ और लोगों को अलाउ किया है कि चलो ये लोग भी डेट सिक्योरिटीज और मतलब लिस्ट करा सकते हैं। पहला है एनी सुप्रानेशनल, मल्टीनेशनल, मल्टीलैटरल और स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस। सुप्रानेशनल बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, कि जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं या जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, जैसे आप पकड़ लो नेटो,
ठीक है, नेटो हो गया, फिर आपका ईयू हो गया, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ना ये सुपरा नेशनल होते हैं। मतलब ये बॉडीज हैं जिनके मेंबर्स अलग अलग कंट्रीज हैं, वो सब मेंबर्स होते हैं, ठीक है। मल्टी नेशनल क्या होता है, मल्टीनेशनल या मल्टीलैटरल क्या होता है, जिसमें आपके ब्रांचेस हैं, आप मल्टीपल कंट्रीज में प्रेजेंट हो, आपके ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस होती हैं, मेंबर्स नहीं होते वो, आपका सिर्फ प्रेजेंस है और वहां से आप ऑपरेट करते हो। लेकिन सुपरा नेशनल में क्या होता है कि वो सारे मेंबर्स होते हैं और कुछ काम जो होता है, कुछ ऐसे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो वो सुपरा नेशनल बॉडी ले सकती है। जैसे ईयू है, ईयू कुछ रूल्स सारे ईयू में जो भी लोग आते हैं उनके लिए ईयू रूल्स बना सकती है और वो मेंबर्स आपस में ही वोटिंग करके वो सारे डिसीजन लेते हैं। समझ रहे हो, मतलब वो बिजनेस नहीं होता। मल्टीलैटरल या जो बाकी होते हैं वो बिजनेस होते हैं, उनकी ब्रांचेस होती हैं, वो अलग चीजें होती हैं। यहां सुप्रा नेशनल बेसिकली लॉ या रेगुलेटरी वाली जो चीजें होती हैं जिसमें मेंबर नेशंस होते हैं वो ज्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो पूरा ये सारे लोग डेट रेस कर सकते हैं और आईएफएससी से रेस करके आईएफएससी में लिस्ट कर सकते हैं। फिर है कोई भी म्युनिसिपैलिटी और एनी अदर सिमिलर बॉडी, एन एंटिटी विच ऑफर्स और प्रपोजेस टू ऑफर सोवरेन डेट सिक्योरिटीज, ठीक है। गवर्नमेंट की जो सोवरेन डेट सिक्योरिटीज होते हैं वो भी जो भी ऑफर करेगा वो भी इसको लिस्ट कर सकता है। तो कुछ खास नहीं है, मेनली गवर्नमेंट वाला जो लोग है ना उनको यहां पे अलग से अलाउ किया गया है कि ये लोग डेट लिस्ट कर सकते हैं आईएफएससी में। क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, ऊपर कंपनी कंपनी लिखा है, आप थोड़ा सा ध्यान दो, कंपनी 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 दिया है, सिर्फ कंपनीज ही आ सकती हैं। अब जो बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हो सकता है कि कंपनी फॉर्मेट में ना हो, इसीलिए अलग से दिया गया है कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं या ये जो बॉडीज हैं इनका स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता, ये लोग डेट रेस कर सकते हैं, ठीक है, डेट लिस्ट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है क्या कि कौन कौन या क्या क्या टाइप की लिस्टिंग अलाउड है, कौन लिस्ट कर सकता है, और डेट के लिए और कुछ लोगों को अलाउ किया गया है, एक्स्ट्रा लिस्ट है वो उसमें अलग से आपको लिखनी है। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके पूरे ये पॉइंट्स डिस्कस होंगे। अब इसमें एक्चुअल लॉ जो है वो काफी डिटेल्ड होता है, काफी बच्चों को ये नहीं पता रहता। ये पूरा लॉ नहीं है, आपको सिलेक्टिव फिल्टर करके जो आपको जानना चाहिए एज अ स्टूडेंट या जो स्टेज पे आप पढ़ रहे हो, आपको जितना मिनिमम पता होना चाहिए वो मिनिमम आपके सिलेबस में दिया जाता है। एक्चुअल लॉ बहुत बड़ा होता है, हर चीज बहुत डिटेल में होती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक बाउंड्री आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि आप हर चीज के बेयर रेगुलेशन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैं, 2-2 हजार 3-3 हजार पेज तक भी वो जा सकते हैं। इतना पढ़ना, उसको बाद में रिवाइज भी करना है, ठीक है, एग्जाम प्रिपरेशन भी करनी होती है, तो वो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जितना इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है आपको अभी उतना ही पढ़ना है, पर हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो लॉ उतना नहीं है, लॉ और भी होता है जो बेयर रेगुलेशंस में आप कभी भी जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले पढ़ते हैं आईपीओ, ठीक है। आईपीओ करके, पैसा रेस करके आप लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, सबसे नॉर्मल आईपीओ। तो रेजिंग ऑफ कैपिटल थ्रू आईपीओस इन आईएफएससी, ठीक है, हर चीज में आप ध्यान रखना, इन आईएफएससी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो क्वेश्चन आ सकता है मेरे हिसाब से, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये हमने आईसीडीआर में भी जैसे पढ़ा हुआ है, रेगुलेशन 6 वैसे ही उसी सिमिलर लाइंस पे ये चीज है। आ जाओ, एन इशुअर शेल बी एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ओनली इफ, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव है, ये फॉलो होगा तो ही आईपीओ कर सकते हो और तो ही लिस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही टिपिकल चीजें हैं। आ जाओ, सबसे पहले आपको समझना है बेस कि जो पैरामीटर्स हैं इसको आप क्या कहोगे, पैरामीटर्स जो आपको फुलफिल करने हैं टू बिकम एलिजिबल। तो पैरामीटर्स का पहले बेस समझना है और फिर उस बेस का क्या पैरामीटर है, नंबर क्या है, वो आपको ख्याल में रखना है। तो सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जिसको आप ईबीआईटी कह सकते हो, एफएम में आप पढ़ चुके होंगे। ईबीआईटी ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो भी कहो, ठीक है। तो ईबीआईटी जो आपका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, द इशुअर हैज अ ऑपरेटिंग रेवेन्यू
अब ऑपरेटिंग रेवेन्यू लिखा है, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब एक्चुअली सेल्स होता है, प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। तो जो आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब जो आपका अदर इनकम छोड़ के जो आपका रेगुलर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनकी जो रेवेन्यू है वो, ठीक है। मतलब नॉर्मल बिजनेस की सेल मतलब जो आपकी साइड एक्टिविटी है, वन टाइम एक्टिविटीज है, अदर इनकम्स है, वो यहां पे काउंट नहीं होंगी। ऑपरेटिंग रेवेन्यू बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड ऑडिटेड अकाउंट्स, ठीक है। ग्रुप कंपनीज भी हैं आपकी, आप एक ग्रुप हो तो ये रेवेन्यू आपकी कंसोलिडेटेड देखी जाएगी। ऑफ एटलीस्ट, ठीक है, मिनिमम एटलीस्ट कितनी है, यूएसडी 20 मिलियन, ठीक है, $20 मिलियन यूएस के डॉलर्स, इतना मिनिमम रेवेन्यू आपका कंसोलिडेटेड बेसिस पे होना चाहिए इन द लास्ट। अब ये बेस बदला है, बेस क्या समझे आप पहले, मतलब 3 चीजें होती है, एक है बेस रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू, फिर है कितनी रेवेन्यू, एटलीस्ट 20 मिलियन, कब की, टाइम पीरियड, तो वो अब इन्होंने अमेंड किया हुआ है, अब वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की भी चलेगी, इमीडिएट जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसकी भी रेवेन्यू इतनी है तो भी चल जाएगी, या फिर एवरेज भी चलेगा, एवरेज ओवर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज भी इतना आ रहा है तो भी चलता है। क्योंकि देखो अप डाउन होते हैं, हो सकता है आपके प्रीवियस ईयर्स के बहुत ज्यादा रेवेन्यूज थे पर एकदम लास्ट फाइनेंशियल ईयर आपका अच्छा नहीं था, तो ऐसे कंपनीज तो फिर एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि ठीक है लास्ट 3 इयर्स का एवरेज भी उतना आ रहा है तो भी चलता और इमीडिएटली उतना है तो भी चलता, तो हर टाइप की कंपनी को मौका मिल जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंसोलिडेटेड एटलीस्ट 20 मिलियन लास्ट फाइनेंशियल ईयर और एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, फिर है प्री टैक्स प्रॉफिट्स, बेस क्या है, प्री टैक्स प्रॉफिट्स, प्री टैक्स यानी पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी सेम कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे, एटलीस्ट है यूएसडी $1 मिलियन, ऑपरेटिंग रेवेन्यू $20 मिलियन, प्री टैक्स प्रॉफिट्स, ठीक है, पीबीटी प्री टैक्स प्रॉफिट्स $1 मिलियन, सेम बेस है, लास्ट 1 ईयर और एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये बेस चेंज हुआ है, ठीक है, पुराने रेगुलेशन में अलग अलग बेस था, अभी यानी दोनों का बेस सेम है और फ्लेक्सिबल रखा गया। और फिर थर्ड पॉइंट है पोस्ट इशू एम कैप, ये आपने काफी जगह टर्म पढ़ी होगी, पोस्ट इशू एम कैप, ठीक है, कि लिस्टिंग के बाद जो आपका पुराना ऑलरेडी जो कैपिटल था, पुराना जो ऑलरेडी शेयर्स इशूड थे, फिर जो आईपीओ में आपने इशू किए, सब मिला के मार्केट कैपिटलाइजेशन जब निकलेगा आफ्टर द इशू, पोस्ट इशू, तो वो मिनिमम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट $25 मिलियन, ठीक है, $25 मिलियन कम से कम आपका पोस्ट इशू एम कैप होना चाहिए। इतना पैसा आपको रेज करना है, ठीक है, इतना पैसा रेज करना है कि नया जो एम कैप है आफ्टर पोस्ट इशू आपका $25 मिलियन होना चाहिए। और फिर है कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर स्पेसिफाई किया है तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अभी सिर्फ 3 ही है, रेगुलेशन के अंदर 3 ही है, बाकी फिर अलग से नोटिफाई होते रहेंगे। तो 3 बेस क्या है, पहला है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, सब में, ठीक है, पहले 2 में कंसोलिडेटेड देखना है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंसोलिडेटेड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंसोलिडेटेड, 20 मिलियन, 1 मिलियन लास्ट फाइनेंशियल ईयर और एवरेज ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, बेस दोनों में सेम है, कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चलो बढ़े आगे। अब जो छोटे पॉइंट्स होते हैं, अदर जो क्राइटेरियाज होते हैं लिस्टिंग के या इशू के, वो उसमें दिए हुए हैं। फिर है फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना किसके लिए मैंडेटरी है, मतलब जो छोटे छोटे इश्यूज हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। एन इशूअर इज रिक्वायर्ड टू फाइल ऑफर डॉक्यूमेंट विद IFSCA फॉर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब अप्रूवल लेना है आपको, ऑब्जर्वेशन के लिए अप्रूवल लेना है, अप्रूवल लेंगे तो ही आप ऑफर ला पाएंगे। तो ये लाना, ये जो
ऑब्जर्वेशन लेना है, जो परमिशन लेना है, ये किसके लिए मैंडेटरी है? इशूअर्स विद इशू साइज 50 मिलियन और लेस आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट। उनको ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है अथॉरिटी के पास, वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में फाइल कर सकते हैं, अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब छोटे इश्यूज को एग्जम्पशन दिया गया है, ठीक है। तो 50 मिलियन और लेस का अगर आपका इशू साइज है तो आपको अथॉरिटी के पास ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। मतलब अथॉरिटी सिर्फ बड़े ऑफर डॉक्यूमेंट्स को ही रिव्यू करेगी और उस पर ऑब्जर्वेशंस देगी। क्लियर है? फिर है ऑफर टाइमिंग, कि एक बार आपने अप्रूवल ले लिया कि आपको ऑफर लाना है तो कितने समय के अंदर एक्चुअल फंड्स रेज करके लिस्टिंग करानी होगी। वैलिडिटी, द ऑफर शैल बी मेड बाय इशूअर विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, ये भी आप नॉर्मल गाइडलाइंस में पढ़ चुके होंगे। 12 मंथ्स का हर जगह, इवन स्वेट इक्विटी या ईसॉप, हर जगह आप ये लॉ पढ़ते हो, 12 महीने का वैलिडिटी होता है। तो 12 महीने के अंदर अंदर एक्चुअल ऑफर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी से जो आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो इसकी वैलिडिटी है ये, कि मैंने एक बार ऑब्जर्वेशन ले लिया, अब वो ऑब्जर्वेशन 12 महीने तक ही वैलिड है। अगर 12 महीने से ज्यादा लगा दिया तो फिर से अथॉरिटी से फिर से आपको ऑब्जर्वेशन लेने होंगे और फिर नए के हिसाब से आप फिर 12 महीने के अंदर ला पाओगे। एक ऑब्जर्वेशन का जो वैलिडिटी है वो 12 महीने से ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर ऑफर पीरियड, एक बार आप ऑफर ला रहे हो, पब्लिक को कितना समय आप दोगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ऑफर पीरियड, द इनिशियल पब्लिक ऑफर शिल बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 1 वर्किंग डे एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। दोनों में वर्किंग डेज ही है, तो मिनिमम मैक्सिमम रेंज दी है, मिनिमम 1 वर्किंग डे, मैक्सिमम 10 वर्किंग डे, इसके बीच में आप कुछ भी लग सकते हो। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। फिर जो हम पढ़ते हैं मिनिमम पब्लिक ऑफर, कि मिनिमम पब्लिक से कितना पैसा रेज करना है, मिनिमम कितने सिक्योरिटीज इशू करने हैं। या आपने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स और एक्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये वही है पूरा। वेयर द इश्यूअर इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, मतलब दो में डिवाइड किया गया है, एक है इन इंडिया, एक है आउटसाइड इंडिया, दोनों के लिए अलग अलग है। इन इंडिया है तो इंडिया के रूल्स लागू होंगे, सेम रखे गए, इंडिया के रूल्स बोरो करके सेम रखे गए, कि अगर आप इंडिया की कंपनी हो, यहां आ रहे हो, तो भी आप इंडिया के लॉ को ही फॉलो करो। जो इंडिया में मिनिमम पैसे रेस करने पड़ते हैं, मिनिमम पब्लिक को जितना ऑफर करना होता है, वो सेम रूल्स अप्लाई होंगे जो आप इंडिया में पढ़ते हो। ठीक है, इंक्लूडिंग एन आईएफएससी, मतलब आईएफएससी में आप इनकॉर्पोरेटेड हो, 3 चीजें होती है, हमने पढ़ा था, इंडिया, आईएफएससी और फॉरेन जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इसका मतलब होगा फॉरेन जुरिस्डिक्शन। तो इंडिया और आईएफएससी वालों के लिए इंडिया के रूल लागू होंगे। सच इशूअर शैल कंप्लाई विद द मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू पब्लिक एंड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स एज प्रिस्क्राइब अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स। याद आ रहा है कि आपका पोस्ट एम कैप अगर ये रेंज में रहा तो इतना पब्लिक को देना है। याद आ रहा है, 25%, 10%, 4000 का एम कैप, 1600, 4000, 4000 से इतना, ये उतना, वो पूरा जो आप टेबल पढ़ते हो वो वाला अप्लाई होगा। और एक एलओडीआर में जो आप पढ़ते हो कि एक बार लिस्ट हो गए, उसके बाद लिस्टिंग के बाद भी एक रेगुलर आपको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करनी पड़ती है, विच इज 25%। ठीक है, तो वो दोनों रूल्स आप पे अप्लाई होंगे। एक आप आईसीडीआर में पढ़ते हो, एक आप एलओडीआर में पढ़ते हो, और वो दोनों कहां से आते हैं? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स से। ठीक है, तो वो सेम अप्लाई होगा, आईसीडीआर एलओडीआर वाला। और जो इंडिया के बाहर से आए हैं, फॉरेन जुरिस्डिक्शन से आए हैं, उनके लिए यहां पे स्पेसिफाई किया गया है, द मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू पब्लिक shall be at least 10% of the post issue capital and such issue shall also maintain the minimum public holding of at least 10%। ठीक है, फ्लैट सीधे सीधे दिया है, अमाउंट वाइज अलग अलग नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में होता है वैसा नहीं है, सीधे सीधे पब्लिक को मिनिमम 10% ऑफर करना है, और लिस्टिंग के बाद भी पब्लिक की मिनिमम होल्डिंग हमेशा 10% होनी चाहिए। ठीक है, दोनों सेम है, 10%, 10%। क्लियर है क्या? सिंपल है, देख लो। फिर है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसमें भी आप पे छोड़ा गया है कि आप जितना बोलोगे, जैसे कंपनीज एक्ट में होता है कि आप जितना बोलोगे उतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन लागू होगा। 90% वाला क्लॉज यहां पे नहीं है। ठीक है, एन ऑफर शेल बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल
ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट इज रिसीव। जितना आप बोलोगे, कहीं ऐसा मिनिमम परसेंटेज नहीं दिया गया है, ठीक है। और फिर लास्ट लॉकअप, लॉक इन ऑफ सिक्योरिटीज, जो हम आईसीडीआर में भी पढ़ते हैं। कौन से लॉक इन होंगे? प्री वाले। द प्री इशू शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स एंड कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, जो एक सर्टन अमाउंट से सर्टन परसेंटेज से ज्यादा होल्ड करते हैं, जो कंट्रोलिंग वाले हैं, जिनके पास कंट्रोल है। कंट्रोल की डेफिनेशन अलग अलग लॉ में आप पढ़ चुके हो। शैल बी लॉक्ड अप फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द आईपीओ। ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे हमने आईसीडीआर में भी पढ़ा हुआ है। प्री इशू 6 मंथ्स का लॉक इन होता है, 180 डेज का लॉक इन होता है, ठीक है। चेंज होते रहता है वो, बट ऐसा सिमिलर क्लॉज आईसीडीआर में भी है। प्री इशू शेयर होल्डिंग जो होती है वो लॉक हो जाती है कुछ समय के लिए। यहां पे 180 डेज के लिए वो लॉक इन होगी। आईपीओ के अलॉटमेंट से ये 180 डेज आप गिनोगे। क्लियर है? तो ये पूरा पॉइंट मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। आईपीओ पे क्वेश्चन आना और एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बाकी पे इतना मेरे हिसाब से चांसेस नहीं है। ये 2 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़े आगे, देख लो, सब नॉर्मल है, ठीक है। कि ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना नॉर्मली मैंडेटरी है, पर 50 मिलियन या कम का आपका ऑफर है तो आपको अथॉरिटी के पास ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है, उनसे ऑब्जर्वेशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर टाइमिंग क्या है कि ऑब्जर्वेशन लेने के 12 मंथ्स के अंदर आपको एक्चुअल ऑफर लाना होगा। ऑफर जब भी आप ला रहे हो, मिनिमम 1 वर्किंग डे और मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज तक ओपन रखना है। फिर मिनिमम पब्लिक ऑफर जो मैंने बताया, इन इंडिया एंड आईएफएससी के लिए अलग है, आउटसाइड इंडिया के लिए अलग है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो भी आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में दिया होगा उतना मिलेगा, तो ही वो ऑफर सक्सेसफुल है और आप अलॉटमेंट करके लिस्टिंग करा पाओगे। और अगर नहीं मिला जितना आपने बोला है तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा, आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। और फिर है लॉक इन होगा। प्री इशू जो भी शेयर होल्डिंग है प्रमोटर की और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स की, वो 180 डेज तक लॉक इन रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द आईपीओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। फिर एफपीओ। अब देखो, एफपीओ में कुछ भी नहीं दिया है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, एक्चुअल में है, यहां आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या दिया है? लिस्टेड एंटिटी में मेक अ एफपीओ इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आईएफएससी रेगुलेशंस। मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, एक्चुअल लाइफ में है, रेगुलेशंस में है, ठीक है। तो जो जितना दिया है उतना ही पढ़ना है आपको। तो आईपीओ एफपीओ में वैसे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, गाइडलाइंस में माइनर माइनर ही चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एसपीएसी, जो एक अलग ही टॉपिक है, लिस्टिंग ऑफ एसपीएसी। एसपीएसी में भी क्या? आईपीओ ही है, आईपीओ बाय एसपीएसी, ठीक है। तो उसके अलग गाइडलाइंस हैं, आ जाओ। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आईपीओ ही है, सिर्फ बाय एसपीएसी है। एसपीएसी इज एलिजिबल टू रेज कैपिटल थ्रू आईपीओ ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ओनली वेयर नंबर 1 टारगेट बिजनेस। एसपीएसी आपको पता ही है कि क्या होता है, कि अलग एक आप कंपनी बनाते हो, उसमें पैसा रेज करते हो, और फिर वो पैसा जो रेज होता है वो कहां लगेगा वो आप अगले 3 साल में डिसाइड करते हो। वो टारगेट जो है, जो आप एक्विजिशन करोगे या जो बिजनेस में आप पैसा लगाओगे, वो आईपीओ के बाद आइडेंटिफाई करके सब किया जाता है और फिर वो एसपीएसी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो टारगेट बिजनेस कॉम्बिनेशन हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड प्रायर टू आईपीओ। आईपीओ के पहले टारगेट बिजनेस आइडेंटिफाइड नहीं होना चाहिए। मतलब ये ऐसे ही लोगों के लिए जिनका डिसाइडेड नहीं है। अगर आपका डिसाइडेड है तो एसपीएसी आप नहीं बना सकते। तो जो भी लोग अनसर्टन फील्ड्स में है, अनसर्टन फील्ड्स होती है ना काफी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, डिफेंस और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां सब अनसर्टेनिटी होती है। पता होता है कि कुछ करना है, पर क्या करना है वो अभी पता नहीं होता। वो समय देख के, सिचुएशंस देख के, अलग अलग कंट्रीज को देख के, लॉ को देख के बाद में डिसाइड किया जाता है। पर पैसा हमको आज के आज रेडी रखना है, ठीक है। तो एसपीएसी का रूट आप अपना सकते हो। तो बिजनेस जो है, जो टारगेट है आपका, वो आईपीओ तक डिसाइडेड नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफाइड नहीं होना चाहिए। द एसपीएसी हैज द प्रोविजंस फॉर रिडम्पशन एंड लिक्विडेशन इन लाइन विद दीज रेगुलेशंस, ठीक है। उसके अंदर पूरे प्रोविजंस होनी चाहिए कि कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, कितने समय के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, और वो इन्वेस्टमेंट के बाद एसपीएसी कैसे क्लोज होगी,
वो भी ये दिया जाएगा। ठीक है, एसपीएसी एक टेम्पररी फिनोमिना है। द स्पॉन्सर ऑफ एसपीएसी हैज अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड इन एसपीएसी ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो स्पॉन्सर है उसका क्वालिफिकेशन दिया है कि एसपीएसी में ही आपका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, नहीं है तो एटलीस्ट बिजनेस कॉम्बिनेशंस में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, फंड मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होना चाहिए, एंड द सेम शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। इन सारे फील्ड्स में किसी न किसी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस या गुड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ही आप स्पॉन्सर बन सकते हो एसपीएसी के। ठीक है, तो ये भी कुछ खास नहीं है। स्पॉन्सर शेल मीन द पर्सन स्पॉन्सरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसपीएसी एंड शेल इंक्लूड पर्सन होल्डिंग एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी प्रायर टू एन आईपीओ। कुछ खास नहीं है। अब आ जाओ फीचर्स पे, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। नॉर्मल और एसपीएसी के आईपीओ में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है ऑफर साइज, कितना पैसा आपको रेज करना है, नॉट लेस देन 50 मिलियन और एनी अदर अमाउंट अथॉरिटी बाद में बता सकती है, हायर अमाउंट बाद में स्पेसिफाई किया जा सकता है। आज की डेट में आपको 50 मिलियन डॉलर्स ध्यान में रखना है, मिनिमम 50 मिलियन डॉलर्स आपको रेज करने, तो ही आप एसपीएसी का रूट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और स्पॉन्सर को उसमें कितना पैसा लगाना है, एटलीस्ट 15% बट नॉट मोर देन 20% ऑफ द पोस्ट इशूड पेड अप कैपिटल। पोस्ट इशूड कैपिटल का मिनिमम 15, मैक्सिमम 20, इस रेंज में ही स्पॉन्सर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इसमें। ठीक है, फिर है मिनिमम एप्लीकेशन साइज, जो पैसा लगा रहा है एसपीएसी में वो कितना मिनिमम उसको पैसा लगाना होगा। द मिनिमम एप्लीकेशन साइज, अब आपको समझा होगा कि वो आईपीओ अलग रखा क्यों गया है, ये आईपीओ अलग क्यों रखा गया है। पूरे प्रोविजन ही देखो अलग है, नजरिया ही अलग है, पर्पस ही अलग है। तो मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो है वो है $1 लाख। $1 लाख मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टर को। ठीक है, और allotment to investor shall be on a proportionate basis or discretionary basis as disclosed in the offer document। मतलब कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, आप डिस्क्रिशनरी अपने हिसाब से रैंडम अलॉटमेंट करना चाहते हो तो वो भी चलता है, प्रो राटा सबको देना चाहते हो तो भी चलता है। जो भी आप करने वाले हो वो ऑफर डॉक्यूमेंट में बताना है और वो ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको करना है। दोनों लेकिन अलाउड किया है, प्रोपोर्शनेट भी चलता है, डिस्क्रिशनरी भी चलता है। फिर है जो ऑब्लिगेशंस हैं जो डिटेल में आपको नहीं दी है। रिक्वायरमेंट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ एस्क्रो। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट में सारा पैसा जाएगा जो भी आप रेज करोगे। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स, जहां जब तक पैसा यूटिलाइज नहीं होता, आपका टारगेट आप डिसाइड नहीं करते, तब तक पैसा कहां आप पार्क करोगे उसको रखोगे, तो वो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स कहां होंगी जहां पे आप पैसा रखोगे। फिर 3 साल की जो मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है जो बाद में आप एक्सटेंड भी कर सकते हो 1 साल तक विद अप्रूवल। तो 3 इयर्स का वो भी क्लॉज होता है कि 3 साल के अंदर आपको एक्विजिशन डिसाइड करना है। फिर है राइट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। ठीक है, जिनको वो पसंद नहीं है उनको एग्जिट देना पड़ता है। और लिक्विडेट कैसे होगा एसपीएसी, इसके सारे ही प्रोविजंस एसपीएसी के अंदर होने चाहिए। क्लियर है क्या? तो बेसिकली आपको 3 पॉइंट ख्याल में रखने हैं। पहला है मिनिमम पैसा कितना रेज करना है, $50 मिलियन। सेकेंड है कि स्पॉन्सर को कितना पैसा लगाना है, नॉट लेस देन 15%, नॉट मोर देन 20% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। फिर है मिनिमम एप्लीकेशन साइज होगी $1 लाख, $1 लाख। और अलॉटमेंट कैसे होगा, डिस्क्रिशनरी या प्रोपोर्शनेट एज मे बी डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। क्लियर है क्या? अच्छे से पढ़ो, कंपेयर करो। ठीक है, अलग अलग है सब। आगे बढ़ते हैं। फिर है, इसमें भी कुछ खास दिया नहीं है, देखो राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, क्यूआईपी आपके सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं डीआर, पब्लिक ऑफर ऑफ डीआर। ठीक है, डीआर एज अ कंसेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आईएफएससी में डीआर के थ्रू कैसे फंड रेज कर सकते हैं और लिस्ट कर सकते हैं। इशूअर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड आईएफएससी शैल बी एलिजिबल टू इशू एंड डीआर। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि डीआर फॉरेन में इशू होते हैं। मैं अगर आईएफएससी का हूं तो मैं आईएफएससी के अंदर डीआर इशू नहीं कर सकता। डीआर का जो रूट है वो काहे के लिए होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करने के लिए होता है। डीआर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को इशू करते हो, बेसिक। ठीक है, तो इसलिए आउटसाइड लिखा हुआ है, मतलब कि डीआर आपको आईएफएससी में इशू करना है तो आप
आईएफएससी के हो ही नहीं सकते ना, आईएफएससी वाला आईएफएससी में ही डीआर कैसे इशू करेगा, सेम जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, अलाउड नहीं है। तो आपको आउटसाइड आईएफएससी होना चाहिए। आउटसाइड आईएफएससी क्या होगा, या तो इंडिया होगा या तो फॉरेन जुरिस्डिक्शन होगा। तो कोई भी फॉरेन जुरिस्डिक्शन वाला आईएफएससी में आके डीआर इशू कर सकता है, इंडिया वाला भी आईएफएससी में जाके डीआर इशू कर सकता है, लेकिन आईएफएससी वाला ही आईएफएससी में डीआर इशू नहीं कर सकता। ठीक है, ध्यान देना। तो एनी इशूअर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड आईएफएससी shall be eligible to make issue of DR only if number 1 it is authorized to issue DR as per the applicable laws of its home jurisdiction। ठीक है, आपकी कंट्री के लॉ के हिसाब से आप एलिजिबल होने चाहिए। इंडिया के हो तो इंडिया के रूल्स के हिसाब से डीआर इशू करना आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका फॉलो होना चाहिए, आपके इंडिया के लॉ के हिसाब से। फॉरेन कंट्री के हो, चाइना के हो, यूएस के हो, कहीं के भी हो, तो वहां के आपके जो लॉज हैं उसके हिसाब से आप डीआर इशू करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। तो होम जुरिस्डिक्शन के एप्लीकेबल लॉ में आप ऑथराइज्ड होने चाहिए टू इशू द डीआर। फिर है अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। ठीक है, पता ही आपको अंडरलाइंग शेयर्स रिप्रेजेंटेड बाय सच डीआर इज इन द डीमैट फॉर्म। ठीक है, अंडरलाइंग शेयर्स डीमैट फॉर्म में होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए और कोई भी एनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस। ठीक है, उसको उस पर कोई चार्ज आप क्रिएट नहीं कर सकते। और ठीक है, तो दो ही कंडीशन है, आप ऑथराइज्ड होने चाहिए आपके लॉ के हिसाब से, और जो अंडरलाइंग शेयर्स है वो डीमैट में होनी चाहिए, फुल्ली पेड अप होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस होने चाहिए। अब डीआर जो आपको इशू करना है, डीआर के थ्रू जो फंड रेज करना है आईएफएससी में, उसके क्या रूल्स हैं। ऑफर साइज है कि मिनिमम कितना पैसा रेज करना है, $7 लाख, नॉट लेस देन $7 लाख और एनी अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय अथॉरिटी। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो इन्वेस्टर को लगाना है वो भी सेम है, नॉट लेस देन $7 लाख, दोनों सेम है। कंपनी भी मिनिमम $7 लाख रेज करेगी, इन्वेस्टर भी जो मिनिमम लगा सकता है वो $7 लाख रखा गया है। ठीक है, लिस्टिंग ऑफ डीआर शैल बी परमिटेड ओनली इफ द सब्सक्रिप्शन इन द ऑफर इज नॉट लेस देन 7 लाख। अच्छा, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, सॉरी, मिनिमम एप्लीकेशन साइज नहीं है, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, मतलब 100%, ऐसा आप मान के चलो। मतलब जितना रेस कर रहे हैं उतना ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। फिर प्राइसिंग, जो आपको लीड मैनेजर के साथ डिसाइड करना है। ठीक है, उनके कंसल्टेशन से डिसाइड करना है। और प्राइस दो प्रकार की होती है, फिक्स प्राइस भी हो सकती है, बुक बिल्डिंग से भी एक प्राइस आप डिसाइड कर सकते हो, तो नॉर्मल रूल है। फिर अलॉटमेंट, 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको अलॉटमेंट डिसाइड करना है। द अलॉटमेंट पेमेंट्स एंड रिफंड्स मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू। 5 वर्किंग डेज आपको ख्याल में रखना है। नॉर्मली आई थिंक 4 वर्किंग डेज होता है, यहां 5 है। ठीक है, 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू आपको पूरा अलॉटमेंट कंप्लीट कर देना है। क्लियर है क्या? तो 4 पॉइंट्स हैं, ऑफर साइज, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि सेम है, प्राइसिंग कंसल्टेशन के थ्रू करनी है, फिक्स प्राइस भी चलती है, बुक बिल्डिंग भी चलती है, और अलॉटमेंट के लिए आपके पास 5 वर्किंग डेज है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बढ़े आगे। चलो, ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। यहां से अब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो नया नया आया है ये भी हो सकता है, क्योंकि ये नया है तो आ सकता है सीपी और सीडी पे। आगे बढ़ते हैं। डेट, ठीक है, बहुत नॉर्मल है डेट, और यहाँ एक और डेट है, 2 बार दिया है, आई डोंट नो क्यों। ठीक है, ये अलग से दिया है, इशू लिस्टिंग ऑफ डेट, लिस्टिंग ऑफ डेट, ठीक है, 2 बार है, मुझे भी फर्क समझ में नहीं आया, पढ़ लेते हैं। द इशूअर में लिस्ट, सब में पावर दिया गया है कि आप ये कर सकते हो। अब उसकी जो डिटेलिंग है वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। द इशूअर में लिस्ट इट्स डेट सिक्योरिटीज ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। Debt securities proposed to be issued and listed on recognized stock exchange may be offered on a stand-alone basis or through a series of issuance। ठीक है, मल्टीपल सीरीज में भी आप इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर एन इन्वेस्टर इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट शेल बी डिस्क्लोज इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। मतलब आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है, कितना करना है वो आप डिसाइड करो, पर आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए अलग से कि प्राइवेट प्लेसमेंट है तो मिनिमम इन्वेस्टर को कितना पैसा लगाना है।
पब्लिक इशू है अगर, इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक इशू ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज द इशूअर शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो भी पब्लिक इशू के होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, क्रिएशन ऑफ डीआरआर एंड सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय अथॉरिटी। तो कुछ खास मतलब दिया हुआ नहीं है, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। फिर एक जो नया कंसेप्ट है सेकेंडरी लिस्टिंग। सेकेंडरी लिस्टिंग आप कर सकते हो, मतलब आप ऑलरेडी एक जगह लिस्टेड हो, आपको एक और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि वो नए एक्सचेंज पे बिना आईपीओ या बिना फंड रेस किए भी आप लिस्ट कर सकते हो और पैसा रेस करके भी लिस्ट कर सकते हो, ठीक है, दोनों अलाउड है। अब क्योंकि आप ऑलरेडी एक जगह पे लिस्टेड हो, आप सिर्फ एक एडिशनल एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हो, तो ऐसे लोगों को इसलिए अलग रखा गया। ऊपर वाले कौन है? जो पहली बार किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हैं, वो एकदम फ्रेशर है। ये फ्रेशर नहीं है, ये ऑलरेडी एक जगह लिस्टेड है, बस ये एक और एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है, इसलिए इसको अलग रखा गया। सेकेंडरी लिस्टिंग पहला है विदाउट पब्लिक ऑफर, ठीक है, कि आपको फंड रेज नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रेजेंस चाहिए कि मेरे शेयर्स या मेरे सिक्योरिटीज वो एक्सचेंज पे भी अवेलेबल होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। तो बिना फंड रेज किए, बिना पब्लिक ऑफर के आप सिर्फ डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकते हो। एन इशूअर हैविंग इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड इन अ जुरिस्डिक्शन आउटसाइड आईएफएससी, ठीक है, ट्विस्ट क्या है कि आप लिस्टेड हो लेकिन आउटसाइड आईएफएससी लिस्टेड हो, आईएफएससी में नहीं, आउटसाइड आईएफएससी, ठीक है, ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं आप इंडिया में लिस्टेड हो, यूएस में लिस्टेड हो, चाइना में लिस्टेड हो, कोई भी दूसरे कंट्री के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आप लिस्टेड हो, और अब आपको कहां लिस्ट होना है? अब आपको आईएफएससी के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना है, तो उसको हम सेकेंडरी लिस्टिंग कहेंगे। मे लिस्ट दो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विदाउट मेकिंग पब्लिक ऑफर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, शेल फाइल लिस्टिंग एप्लीकेशन, कहीं भी लिस्ट होना है तो भाई लिस्टिंग एप्लीकेशन देना पड़ेगा एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, एंड शेल कंप्लाई विद द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड सच अदर कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय अथॉरिटी। मतलब सब रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि वो एक्सचेंज के जो भी होंगे आप फॉलो कर लेना, जो भी उसका एप्लीकेशन हो भर के अप्लाई कर देना, खत्म। ये गाइडलाइन आपको कोई स्पेशल रूल्स रेगुलेशन नहीं बताती, ठीक है। फिर है विथ पब्लिक ऑफर, कि चलो आप वहां लिस्टेड हो, यहां आप लिस्ट होना चाहते हो, नॉर्मल तरीके से होना चाहते हो, भाई चलो फंड भी रेस कर देते हैं, मेरे को पैसे की भी जरूरत है, तो आईएफएससी में मैं आईपीओ भी कर लूंगा और लिस्टिंग भी कर लूंगा, तो लिस्टिंग विथ पब्लिक ऑफर। Issuer having specified securities listed in a jurisdiction outside India may list the specified security on recognized stock exchange through a public offer, normal route. Provisions relating वो पूरा डिटेल में होगा गाइडलाइंस, ठीक है, जो नॉर्मल ऊपर हमने पढ़ा है आईपीओ उसके सिमिलर ही होगा, कुछ खास रिलैक्सेशंस नहीं होते, पर एक अलग ही कैटेगरी रखी गई है क्योंकि इनको विदाउट पब्लिक ऑफर भी अलाउड है, और किसी को अलाउड नहीं है कि विदाउट पब्लिक ऑफर डायरेक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, ऐसा और किसी को अलाउड नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी लिस्टिंग आप कर रहे हो तो ही अलाउड है। तो नॉर्मल पूरा इसलिए रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि ये सब गाइडलाइंस फॉलो करने हैं जो पार्ट ए ऑफ चैप्टर 3 में अप्लाई होते हैं, मतलब जो नॉर्मल आईपीओ में अप्लाई होते हैं वही सेम म्यूटेटिस म्यूटेंटिस आपको फॉलो करने हैं। पब्लिक इंडियन कंपनी विथ ड्यूअल लिस्टिंग इन आईएफएससी एंड इंडिया शैल कंप्लाई विद द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड। तो जो इंडिया वाले हैं, इंडिया और आईएफएससी दोनों में लिस्टेड है, उनके लिए फिर कुछ और गाइडलाइंस भी ऐड कर दी गई हैं, ठीक है, वो अलग से अथॉरिटी बताएगी। तो सारे जो गाइडलाइंस होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, टाइमिंग्स, डिस्क्लोजर्स, रिजर्वेशंस, प्राइसिंग, मिनिमम पब्लिक ऑफर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एंकर, अंडरराइटिंग, अलॉटमेंट, लिस्टिंग, पोस्ट लिस्टिंग, प्राइस स्टेबुलेशन, ग्रीन शो ऑप्शन, लॉक इन, ठीक है, सारे गाइडलाइंस जो नॉर्मल आईपीओ के हैं पार्ट ए ऑफ चैप्टर 3 में इस गाइडलाइंस के, वो सेम यहां पे अप्लाई होंगे। क्लियर है क्या? अब आते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, कुछ खास है नहीं इसमें, सेम ही है, ठीक है। आईएफएससी लिस्टिंग रेगुलेशंस हैज बीन नोटिफाइड प्रोवाइडिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंटर लिया फॉर लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आईएफएससी इन टर्म्स ऑफ 72 ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशंस। इशूअर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फॉर द डेट, ठीक है, डेट में क्रेडिट रेटिंग आती है, डीआरआर आता है, आपको सब पता ही है, एलओडीआर में भी आप पढ़ चुके हो। ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फॉर डेट सिक्योरिटीज प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड विद द ईदर विद आईएफएससी और विद द रेगुलेटर इन फॉरेन जुरिस्डिक्शन, ठीक है, सब अलाउड है, कहीं की भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चलती है, बस वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
Market participants have represented that there are some transactions wherein the issuer, अच्छा ये है ट्रांजिशनल प्रोविजन है, कट कर दो, कि पहली बार अब रेटिंग कंपलसरी की जा रही है, तो जिन लोगों के प्रपोजल ऑलरेडी पेंडिंग है उनको भी लागू होगा नहीं होगा, तो वो उसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो भी 1 अक्टूबर 24 के बाद इशू लाएंगे उन सबको रेटिंग लेना मैंडेटरी है। सीधे डेट बता दिए, 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो भी लिस्टिंग होंगी, जो भी इश्यूज आएंगे, वो सब उनको क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। तो वो है ट्रांजिशनल प्रोविजन है, तो रेटिंग लेना मैंडेटरी है। और वो रेटिंग एजेंसी IFSCA में भी रजिस्टर्ड है तो भी चलता है, कोई भी फॉरेन जुरिसडिक्शन में रजिस्टर्ड है तो भी चलता है। ठीक है, कुछ खास नहीं दिया है। अब आ जाओ, सबसे मेन जो लास्ट पॉइंट है वो है कमर्शियल पेपर, CD और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ये नई कैटेगरी है, ये पुराने गाइडलाइंस में नहीं थी, तो इस पे भी क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, आ जाओ। इशूअर मे लिस्ट, ठीक है, CP, CD और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मे लिस्ट अ फंड और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर्स दिए हैं कि आप फंड बना सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो आपको फंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉलो करके सब बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है CP। ठीक है, CP इशू करके आप पैसा रेस करके CP को लिस्ट कर सकते हो। ये हम नॉर्मल इंडिया में कहां पढ़ते हैं? ILNCS। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही गाइडलाइंस ILNCS में दिए हुए हैं। पहला है डिपॉजिटरी, मतलब डीमैट फॉर्म में सब करना पड़ेगा। द इशूअर शैल एंश्योर दैट CP लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज is in demat form and held by a recognized depository in IFSC or an international central security depository। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल डिपॉजिटरी चलता है या रिकॉग्नाइज्ड डिपॉजिटरी जो IFSC में रजिस्टर्ड है वो चलता है। ठीक है, तो डीमैट फॉर्म में ही CP इशू कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, टेनोर कितना होगा CP का? नॉट लेस देन 7 days, नॉट मोर देन 1 year। अब ये तो नॉर्मल है, इसमें याद क्या करना है? कुछ भी नहीं, नॉर्मल CP जैसा ही ड्यूरेशन है, मिनिमम 7, मैक्सिमम 1 year। ठीक है, तो मैच्योरिटी इस रेंज में होनी चाहिए। फिर अदर कंडीशन कि आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू इशू कर सकते हो। ठीक है, अलाउड है। फिर इसमें ऑप्शंस परमिटेड नहीं है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सब आप इसमें नहीं कर सकते। द इशुएंस ऑफ CP विथ ऑप्शंस इज नॉट परमिटेड। इस सिक्योरिटी में आप ऑप्शंस के साथ इशू नहीं कर सकते। फिर है कि ये अंडरराइटिंग भी इसमें अलाउड नहीं है। इशुएंस ऑफ CP इज नॉट परमिटेड टू बी अंडर रिटन और को एक्सेप्टेड। अंडरराइटिंग भी इसमें आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे 4-5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि डीमैट फॉर्म में होना चाहिए, मेच्योरिटी इस रेंज में होना चाहिए, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, विथ ऑप्शंस इशू नहीं कर सकते हो, और इसको अंडरराइट भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? 4-5 पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है एप्लीकेशन, कि आपको अप्लाई करना होगा लिस्टिंग के लिए, और जो भी लिस्टिंग फीस है, जो एप्लीकेशन फीस है, वो आपको भरना पड़ेगा। Issuer desirous of listing its CP on a recognized stock exchange shall file listing application along with the copy of offer document or information memorandum as the case may be with the recognized stock exchange according to the requirements specified by exchange. The application shall become a regulatory fee of $1,000 and the regulatory fee received by authority। ऐसे ही फालतू पॉइंट है। ठीक है, तो ये ऐसे 4-5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन आया तो। अब सेकेंड इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, CD, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, CD। ये भी सेम है कि डीमैट फॉर्म में ही होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड डिपॉजिटरी के पास ही आपको रखने हैं, या कोई भी इंटरनेशनल डिपॉजिटरी के पास आपको रखने हैं, और कुछ भी नहीं है, कोई टेनोर नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई भी और टाइप का गाइडलाइन नहीं है, सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही आपको CD इशू करनी है। और सेम है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ ये, एंड एप्लीकेशन फी, रेगुलेटरी फी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो द अथॉरिटी। क्लियर है क्या? तो CP पे मेरे ख्याल से आ सकता है, या CP CD कॉमन पूरा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आई थिंक कुछ काम का नहीं है, कट कर दो। क्लियर है क्या? तो इतना आपको मिनिमम इस टॉपिक पे पढ़ के जाना है। ठीक है, ये मिनिमम है, सब पढ़ के जाओ अच्छे से। एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक पे मेरे हिसाब से आ सकता है। ठीक है, चलिए
तो ये पार्ट में इतना ही है, और जो भी रिमेनिंग अमेंडमेंट्स हैं वो अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।